जय हिंद, वंदे मातरम। पिछली बार हम लोगों ने देख लिया था कि 1750s तक आते आते भारत में जो भारत के व्यापार का जो नेटवर्क था, जो बहुत बड़ा, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसको पूरा का पूरा यानी धराशाही कर दिया था लगभग 1750s तक अंग्रेज़ों के आने के कारण, क्योंकि उन्होंने एकाधिकार जमा लिया था भारत के व्यापार पे। और हमने देखा था कि किस तरीके से जो पोर्ट सिटीज़ थी वो जो लोकल मर्चेंट्स जहाँ से ट्रेड करते थे वो पोर्ट सिटीज़ ख़त्म होने लग गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट वाज हैपनिंग टू द वीवर्स, यानी कि जो बुनकर होते हैं ना, जो बुनाई करते हैं, जो धागे से कपड़ा बुनते हैं, उनकी क्या हालत हो रही है देश के अंदर इस वक्त। तो ये समझने के पहले हम लोग ये समझेंगे, देखो, क्योंकि तुम ये समझो, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि फार्मर से लेके तो पोर्ट मर्चेंट तक का सबका नुकसान हो रहा है, समझ गए। तो पहले हम ये समझते हैं कि ब्रिटिश कंपनीज ने ट्रेड कैसे एक्सपांड किया, व्यापार को कैसे एक्सपांड किया भारत में, ये समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको देखना है, हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। तो बिफोर 1760s, है ना, सो ये क्वेश्चन समझ लेना इसको कि हाउ डिड ब्रिटिश कंपनीज एक्सपांड देयर बिजनेस इन इंडिया। अगर ये आता है तो फर्स्ट पॉइंट होगा, बिफोर 1760s के पहले पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी सेट अप देयर ट्रेड इन इंडिया। पोर्टुगीज, मैंने तुमको बताया था, पोर्टुगीज जो थे वो पहले ही आ चुके थे, वो तो 1500 समथिंग में ही आ गए थे, आई थिंक नहीं 1498 में जो है वो वास्को डी गामा आया था। तो वो लोग बहुत पहले से आए हुए हैं, है ना, उन्होंने ऑलरेडी अपना व्यापार यहाँ पे जमाया हुआ है। ठीक है, पोर्टुगीज ने, लेकिन तुमने कभी सुना है पोर्टुगीज ने हमारे ऊपर रूल किया? नहीं, वो सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे। उनके बाद आफ्टर देम फ्रेंच, डच एंड लोकल मर्चेंट्स, सबको वोवन क्लॉथ चाहिए था, मतलब कंपटीशन बढ़ गया है, मतलब खरीदार बढ़ गए हैं। ठीक है, यानी वोवन वीविंग, क्लॉथ वीविंग जो है वो व्यापार का जो बहुत बड़ा एक मार्केट है, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसा हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो जो क्लॉथ है उसको ख़रीदने वाले बहुत सारे हो गए, क्योंकि उसकी क्वालिटी सबसे ऊंची है पूरी दुनिया में, और उसको बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, समझ रहे हो। सो कंपटीशन वाज ग्रेट। सो अब ये जो लाइन है इसको सुनना, द वीवर वुड सेल द क्लॉथ टू दोज टू द बायर हु गेव हिम द बेस्ट प्राइस। तो भाई साहब, सबसे बेस्ट क्वालिटी क्लॉथ मैं बुन रही हूँ, मैं बुनकर हूँ, मान लो मैं वीवर हूँ, मैं सबसे अच्छा क्लॉथ बुन रही हूँ, मेरे सामने 4 लोग आके खड़े हैं कि मुझे भी खरीदना, मुझे भी खरीदना, मुझे भी खरीदना, मुझे भी खरीदना है। ठीक है, तो भाई मैं तो सबको तो नहीं दे सकती हूँ ना मेरा माल, या ऐसा भी नहीं कर सकती कि मैं माल अपना जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना कर दूँ ताकि इसको भी दे दूँ, इसको भी दे दूँ, ऐसा तो नहीं कर सकती भैया, मेरी जितनी कैपेसिटी में उतना ही बना सकती हूँ। तो मैं किसको दूँ, या कैसे चूज़ करूँगी? भाई साहब, जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसको ही दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम चॉकलेट बनाते हो, ठीक है, तुम्हारे जैसा चॉकलेट पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता, मान के चलो, ठीक है, तुम सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो है चॉकलेट बनाते हो, है ना। तो भाई तुम्हारे सामने 4 लोग आके खड़े होते कि यार देखो प्लीज़ तुम मुझे बना के दो, ठीक है, वो भी खड़ा है, वो भी खड़ा है, सब बोल रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाले को तुम्हारी गरज पड़ी हुई है, ठीक है, तुम्हारी चॉकलेट सबसे बेस्ट है इसलिए, तो तुम क्या बोलोगे? ठीक है, तुम मुझे कितना पैसा दोगे? तो पहले वाले ने मान लो बोला मैं 100 रुपये पर, हर एक चॉकलेट का 100 रुपये पर पीस 100 रुपये दूंगा। तो दूसरा वाला सोचेगा यार मैं इससे ज़्यादा दे दूंगा, वो बोले 120 दूंगा यार मैं तुमको एक पीस का। तीसरा बोलेगा चलो इससे भी ज़्यादा ले लो, है ना, तो 130 बोल देगा। चौथा बोलेगा 140। तो तुम किसको दोगे? ऑब्वियसली 140 वाले को दोगे ना, कि 100 वाले को दोगे? कोई दोस्त तो है नहीं तुम्हारे वो, है ना। व्यापार ऐसे ही चलता है, धंधा ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अब ये 140 बोल दिया इसने, तो फिर वो 100 वाला जो था उसने सोचा यार मेरा तो फिर यहाँ से गया पत्ता साफ, तो वो फिर 150 बोल देगा। ऐसे बोली लगती है ना, जब कुछ चीज़ की नीलामी होती है तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जो 100 वाला है वो भी 150, फिर वो एक बढ़ाते जाएंगे तो एक लेवल पे आके ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। तुम किसको बेचोगे? जो तुम्हें बेस्ट प्राइस दे रहा होगा। तो उस वक्त ऐसा ही हुआ
कि भारत में इतनी डिमांड बढ़ गई थी, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए थे, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़ और खुद इंडियंस, कि जो वीवर्स थे उनको वो भी फ़ायदा उठाएंगे। भाई हमारी गरज सबको पड़ी है तो हम फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। तो वो उसको देना चाहते थे अपना कपड़ा जो उसको बेस्ट प्राइस देगा। सेकेंड पॉइंट, दिस मेड टू प्रॉब्लम्स, इसके कारण दो समस्याएं पैदा हुई। क्या? सप्लाई नॉट इजीली अवेलेबल, इसके कारण जो सप्लाई थी वो इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने फिक्स कर दिया कि भाई मैं 140 में बेचूंगी, तो जो भी आएगा मैं उसको 140 में ही बेचूंगी ना। और जो सप्लाई थी वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, है ना, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। और क्लॉथ के प्राइजेस जो थे वो बहुत हाई हो गए। समझ गए होगे क्यों? ठीक है, क्योंकि जो वीवर है उसने प्राइस बढ़ा दिया है भाई अपने, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है ना, डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी। सो आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद क्या हुआ? हाउ शुड दे गेट अ क्लियर वे फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। हु दे की किसकी बात हो रही है? ब्रिटिशर्स। सो ये अंग्रेज जो था ना, बहुत ही, इतनी इनकी बुद्धि ऐसी कुटिल थी, इतनी चालाक थी, ये लोग बस सोचते थे कि किसी तरीके से रास्ता साफ हो जाए और हम जो है यहाँ के राजा हो जाएं। तो ऐसे ट्रेडिंग में भी इन्होंने यही सोचा कि व्यापार में साला सबको हटा दें हम, साफ हो जाए रास्ता बिल्कुल, ना पोर्टुगीज़ बचें, ना फ्रेंच बचें, ना यहाँ के खुद लोकल मर्चेंट बचें, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे व्यापार करें, सारा का सारा जो कॉटन है वो हमें मिल जाए और सारा का सारा प्रॉफिट हम कमा लें, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा हाउ शुड वी गेट क्लियर वे फॉर ट्रेडिंग, हमें क्लियर वे चाहिए, हमें कोई रास्ते में नहीं चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द पॉलिटिकल पावर्स स्लोली। अब यहाँ पे मैं पूरा इतिहास तो नहीं बता पाऊंगी, इतना बता पाऊंगी, इसमें क्या लिखा है? पॉलिटिकल पावर्स। 8th क्लास में अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाया गया हो तो तुम्हें बताया होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, ठीक है, जब व्यापार कर रही थी, कॉटन खरीदती थी, ठीक है, और कॉटन से जो है भारत देश के जो वीवर्स थे वो कपड़ा बुनते थे, और वो कपड़ा भारत के जो वीवर्स थे वो किसको बेच देते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचते थे। फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मान लो 10 रुपये में बेचा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश में 20 रुपये में बेचती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 रुपये का मुनाफा हुआ। ऐसे मुनाफा ये लोग कमाते थे। लेकिन मुझे और मुनाफा और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इतने में संतुष्ट नहीं, और। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये चाहा कि क्यों ना अगर ऐसा हो कि जो कॉटन है वो ही मुझे मिल जाए, या जो फार्मर्स यहाँ पे कॉटन का ग्रोथ कर रहे हैं इनसे मुझे बहुत सस्ते में कॉटन मिल जाए, या जो कपड़ा बनाते हैं वीवर्स वो मेरे कंट्रोल में आ जाए, या वीवर्स से मुझे बहुत सस्ते में कॉटन मिल जाए। क्योंकि अभी हमने देखा कि कॉटन जो कपड़ा था उसकी क्या हो गई थी, कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही थी। तो ऐसा क्या करें कि ये कॉस्ट बहुत कम हो जाए, मतलब मुझे 1 रुपये में ही कपड़ा मिल जाए और मैं उसको 10 रुपये में बेच दूँ, ठीक है। अभी तो क्या हो रहा है, 10 रुपये में मुझे कपड़ा मिल रहा है, मैं 20 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब 2 गुना फ़ायदा हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 1 रुपये में कपड़ा खरीदूँ और 10 रुपये में बेचूँ? ऐसा कब हो सकता है? जब मैं देश के लोगों को गुलाम बना लूँ, या मैं देश पे राज कर लूँ, मेरी सरकार आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो ही देश में होता है, बराबर है। इसीलिए फिर ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू कर दिया था कि अभी तक तो वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे भारत में, लेकिन अब पूरी तरीके से सब चीज़ें अपने लिए सस्ती करने के लिए और अपने व्यापार को बहुत गुना बढ़ाने के लिए क्या करा इनने कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे जो राजा लोग थे उनसे लड़ना शुरू कर दिया। 1757 में जो है सबसे पहला जो प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, याद है तुमको? उसमें कैसे वो मीर जफ़र ने मटिया मेल कर दिया था, वो सब बात की बात है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, यहाँ पे जो लोकल राजा थे उनसे युद्ध, छोटे छोटे युद्ध करते 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 धीरे धीरे उन्होंने अपना पॉलिटिकली
कब्जा जमा लिया, यानी भारत में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करने लगे। जैसे मुगल्स आके राज किए थे वैसे ही वो लोग आकर धीरे धीरे अपना राज बढ़ाने लग गए। पोर्टुगीज़ के साथ भी इनके युद्ध हुए। पोर्टुगीज़ के साथ जो पोर्ट सिटीज़ थी जहाँ से ये व्यापार करते थे पोर्टुगीज़, उनसे युद्ध करके उनसे जो है उनका व्यापार छीन लिया। इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है शासन करने लग गए हमारे ऊपर। आए थे व्यापार करने और करने लगे शासन। क्यों? ताकि शासन के ज़रिए पूरे देश के ऊपर इनका अधिकार हो जाए, और जब अधिकार हो जाएगा तो ये जो चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ये अगर चाहेंगे कि अगर कॉटन पहले 100 रुपये में मुझे मिलता था तो अब 10 रुपये में मिले, तो ये भी देश में होगा, अब करेंगे वो। ठीक है, पहले अगर किसान महीने का 100 रुपये टैक्स देता था तो अब 1000 रुपये देगा। जो चाहे हम वो करेंगे। शासन कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो इस तरीके से शासन, तो ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द पॉलिटिकल पावर स्लोली, और इस वजह से शासन करने की वजह से नाउ दे हैड मोनोपोली राइट ऑन द ट्रेड। ठीक है, एकाधिकार हो गया किसके ऊपर? जो व्यापार है उसके ऊपर। दूसरा, डेवलप्ड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, एक सिस्टम बना लिया इनने जिसके कारण एलिमिनेटेड कंपटीशन, कंट्रोल्ड कॉस्ट, एंश्योर्ड रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन प्लस सिल्क गुड्स। मैंने तुमको बोला कि शासन कर रहे हैं अगर वो, तो वो कुछ भी करेंगे। तो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया जहाँ पर कंपटीशन को एलिमिनेट करना, मतलब जैसे पोर्टुगीज़ हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, सब लोग अभी व्यापार में लगे हैं, तो इनको ख़त्म करो, इनको हटाओ, है ना। लोकल मर्चेंट्स है, लोकल व्यापारी है, उनको हटाओ। ठीक है, ताकि अपना रास्ता साफ हो जाए। दूसरा, कंट्रोल्ड कॉस्ट। मैंने तुमको बताया पहले कि पहले अगर 10 रुपये का माल 20 रुपये में बेच रहे थे, 10 रुपये में खरीद रहे थे अगर कपड़ा पहले, तो अब 1 ही रुपये में खरीदेंगे। तो इस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करने लग गए। और तीसरा, दे एंश्योर्ड रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन प्लस सिल्क गुड्स। मतलब अब मैंने तुमको बोला था कि कंपटीशन पहले बढ़ रही थी, इस वजह से सप्लाई नहीं मिल पाती थी ना। पोर्टुगीज़ को भी चाहिए, डचेस को भी चाहिए, ब्रिटिशर्स को भी चाहिए, तो सप्लाई कम है। तो अब कंपटीशन ही तुम हटा दोगे तो सारी सप्लाई किसके पास आएगी? ब्रिटिशर्स के पास आएगी। समझ गए? तो कंपटीशन एलिमिनेट करने और कॉस्ट रेगुलेट करने के साथ साथ रेगुलर सप्लाई आ रही है। ऐसे उन्होंने इस प्रकार से पॉलिटिकल पावर गेन करने के कारण ये सारी जो है व्यापार को अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया। समझ रहे हो? अब ये पूरा जाल तुम समझ जाओ कि कैसे व्यापार को धराशाही किया। जो हमने देखा था पिछली बार की जो नेटवर्क था उसको धराशाही किया, अपने कॉम्पिटिटर्स एलिमिनेट करने की कोशिश की, शासन जमाने की, पॉलिटिकल कंट्रोल जमाने की कोशिश की। इस तरीके से मुनाफा बहुत गुना बढ़ाया। यानी एक तरीके से कहा जाता है कि भारत से जो पैसा था उसके ड्रेनिंग ब्रिटेन की तरफ की। ड्रेनिंग मतलब जैसे नाला होता है ना, नाले में क्या होता है, एक जगह से पानी दूसरी जगह जाता है, वैसे भारत से जो नाला बन गया एक ब्रिटेन की तरफ, उस नाले से पैसा जो है वो बह के जा रहा था ब्रिटेन की तरफ इस सिस्टम के कारण। सो हाउ वॉज दिस डन? उन लोगों ने कंट्रोल कैसे किया? अब वो देखो, दे ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स। मैंने तुमको बता दिया है ये सारा। जो पहले से जो व्यापारी थे भारत के, उन या फिर दूसरे देशों के पोर्टुगीज़ या जो भी थे, उनको हटाने की कोशिश की। दे एस्टैब्लिश्ड मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। जो वीवर्स थे, जो बुनाई करते थे, क्योंकि ये तो ब्रिटेन से तो नहीं लाएंगे ना वीवर्स को, भारत की वीवर्स से कपड़ा जो है वो खरीदेंगे। तो वीवर्स पे कंट्रोल इनने जमा लिया। ठीक है, एक तरीके से बस कंट्रोल जमाओ हर किसी पे। एंड गोमास्ता वॉज अपॉइंटेड। ये इंपॉर्टेंट है, गोमास्ता पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, सो गोमास्ता वॉज अपॉइंटेड, इसके क्या काम थे ये याद रखना है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है। गोमास्ता वॉज अपॉइंटेड टू सुपरवाइज वीवर्स। सुपरवाइज मतलब नज़र रखो भैया वीवर्स के ऊपर, उससे जो सप्लाईज है वो सारी किसके पास आना चाहिए? अपने पास आना चाहिए, और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। और वो कंट्रोल कैसे जमा पा रहे थे? वो गोमास्ता नज़र रख रहा है उस पर। अगर वो वीवर गोमास्ता को नहीं देगा अपने कपड़े जो है, उसकी मन वो बोलेगा कि 1 रुपये में मेरे को बेच दो, तो वो 1 रुपये में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो पिटाई करेगा गोमास्ता उसकी। ठीक है। तीसरा, एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स।
तो जो क्लोथ्स की क्वालिटी है वो भी देखो भाई, ऐसा तो नहीं है ऐसी कुछ भी पकड़ा रहा है अपने को, उसकी क्वालिटी को अच्छे से एग्जामाइन करके फिर खरीदना है। तो ये गोमास्ता अपॉइंट किए गए थे। इसके 3 जो पॉइंट्स है वो याद रखो, ठीक है। गोमास्ता मतलब एक व्यक्ति को, हर एक वीवर जो थे उन पे नज़र रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था, उनको गोमास्ता कहा जाता था। नाउ सेकेंड पॉइंट है सिस्टम ऑफ एडवांसेस। तो ये कैसे किया जा रहा था उसके पॉइंट्स चल रहे हैं अभी, ठीक है। सिस्टम ऑफ एडवांसेस मतलब वीवर्स वर गिवन लोन्स टू परचेज रॉ मटेरियल, देन दे हैड टू गिव द क्लॉथ ओनली टू गोमास्ता, दे कुड नॉट सेल इट टू एनी अदर बायर्स। तो ये क्या करते थे, एडवांस देते थे। सिस्टम ऑफ एडवांस मतलब मैं मान लो ब्रिटिशर हूँ और तुम वीवर हो, तो मैंने क्या किया, तुमको ले अच्छे से ये ले लोन, पैसा ले ले पहले से, मैंने तेरे को पहले से पैसा दे दिया, एडवांस में दे दिया, ठीक है। अब भाई तुम क्या करोगे कि तुम किसान से कॉटन खरीदोगे, तुम वीविंग करोगे और तुम फिर मेरे को वापस बेचोगे, ठीक है। और मैं जो प्राइस डिसाइड करूँगा उसी पे तुमको बेचना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या सबसे बड़ी, कि तुम किसी और को नहीं बेच सकते। मतलब तुम्हारे सामने अगर कोई खड़ा होगा कि भाई 100 रुपये दे रहा हूँ यार मैं, वो तो तेरे को 1 ही रुपये दे रहा है, मैं तुमको 1 रुपये दे रही हूँ मान लो कपड़े का, और सामने कोई खड़ा है वो तुमको 100 रुपये देने तैयार है, लेकिन तुम उसको नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है और तुमको बोल रखा है कि तुम मेरे अलावा किसी को नहीं बेचोगे, ठीक है। इस प्रकार से कंट्रोल उन्होंने किया, ठीक है। तो ये था वीवर्स के साथ क्या हो रहा था, हाउ व्हाट वाज हैपनिंग टू द वीवर्स इन इंडिया। पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था वीवर्स को। आ गई बात समझ में?